इजराइल का पहला ऑब्जेक्टिव तो यह है कि अपनी टेरिटरी के अंदर जो डैमेज हो रहा है उसे रोका जाए इमीडिएटली। अब पेनिट्रेशन बॉम्ब्स लगाए जा रहे हैं जिनकी विध्वंसक कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, कोलैटरल डैमेज बहुत अधिक होता है। ऐसे हैवानों के साथ जब डील करना पड़ता है तो बहुत सख्ती के साथ डील करना पड़ता है, एट व्हाटएवर कॉस्ट। आईडीएफ का बड़ा काफिला जो है वो यहाँ पर तैयार है ताकि जल्द से जल्द ये काफिला जो है वहां तक पहुंच पाए जहां हमास के आतंकी छिपे बैठे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात करेंगे कि नक्शे से क्या मिटने वाला है एक देश, क्योंकि इस वक्त एक भीषण जंग चल रही है जिसमें इजराइल ने हमास को खत्म करने का प्रण लिया है। इजराइल के लिए ये मारो या मरो की लड़ाई है, या तो इजराइल दुश्मन को खत्म कर दे वरना वो खुद खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या एक ही बचेगा? आज महाभारत में सवाल ये उठा रही हूं और इसी के साथ ये भी पूछ रहे हैं कि मातम के बीच आखिर इजराइल में जश्न क्यों मना? इजराइल ने इस मातम के बीच भी जश्न क्यों मनाया? क्यों मिलकर तालियां बजाए? वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी और ये भी कि इजराइल वर्सेस 22 मुल्क की तस्वीर क्या सामने आ रही है। इजराइल को 22 देशों ने क्या अल्टीमेटम दे दिया है? ये जंग अब इजराइल और दुनिया के 22 अरब मुल्कों के बीच है क्या, और ये खुलकर सामने आ गई है क्या? इसी पर आज की महाभारत। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जो पूरे इजराइल के लिए प्रेरणा की तस्वीरें हैं, या फिर मैं कहूं दुनिया भर के देशों के लिए। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इजरायलियों से भरा प्लेन है जो वापस इजराइल जा रहे हैं। दुनिया भर से इजराइल के लोग अपने वतन वापस जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये जब इजरायली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो तालियों के साथ और राष्ट्रगीत के साथ उनका स्वागत हो रहा है कि ये स्वदेश लौटे हैं और एक लड़ाई लड़ने के लिए लौटे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। जंग के बीच स्वदेश लौट रहे इजरायली, क्योंकि उन्हें पता है कि ये निर्णायक जंग है, ये अस्तित्व की जंग है और अगर बचना है तो फिर इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। इजराइल, वहां की जो जनसंख्या है तकरीबन 93 लाख की जनसंख्या, और वहां पर हर इजरायली को योद्धा बनना होगा, हर इजरायली को एक सैनिक बनना होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन दोनों ही पति पत्नी जो कि सेना में थे और उस दिन वहां मौजूद थे जब हमला हुआ, इस हमले के बावजूद वापस सेना में चले गए हैं क्योंकि ये भी उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं जो उनके देश का भविष्य तय करेगी। इजराइल रहेगा या नक्शे से मिटेगा, यही इजरायली तय करेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये दोनों जो मिलिट्री में थे और ये वो राजनयिक है इजराइल की, सूडान में राजनयिक जिन्होंने अपने पति को भेजा और वो तस्वीर शेयर की कि जाइए लड़ाई लड़िए, क्योंकि हर एक इजरायली की जरूरत है। ये तस्वीरें हर देश के लिए प्रेरणा है, अपने देश के लिए वापस जा रहे लोग। और एक और तस्वीर मुझे लगता है जिस तस्वीर को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, 95 साल के एजरा हैं जो अब हथियार उठाकर कह रहे हैं इस जंग में मैं भी लड़ूंगा, हर इजरायली लड़ेगा। ये लड़ाई इतनी निर्णायक क्यों हो गई है? क्यों इजराइल कह रहा है कि या तो मारो या मरो? मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूं इजराइल के लिए इस वक्त ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है। अगर वो हमास को डिफीट नहीं करेगा तो इजराइल पर यह खतरा है कि कहीं उसे ही खत्म ना कर दें। इजराइल के लिए इस वक्त जो स्थिति है, दुनिया के नक्शे से मिटने का खतरा उस पर मंडरा रहा है। मुस्लिम देशों की घेराबंदी के बीच इजराइल फंसा हुआ है और इसीलिए हम कह रहे हैं हमास के हमले के बाद फिर वही घेराबंदी देखने को मिल रही है इस वक्त, क्योंकि इजराइल पर ये देश अब दबाव बना रहे हैं पीछे हटने का। इजराइल को ये घुसपैठिया मानते हैं। ये वो देश है जो हमेशा से इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानते और वो हमेशा से इजराइल के खिलाफ खड़े रहे। मिडिल ईस्ट से हटाने के लिए इजराइल को ये बेकरार है। इससे पहले भी जंगें लड़ी गई और एक बार फिर वही स्थिति बन रही है जब इजराइल के खिलाफ ये सारे खड़े हो जा रहे हैं। पहले कई देश भी
इजराइल पर हमला कर चुके हैं। इजराइल ने पहले भी जंगें लड़ी हैं जिनके बारे में आपको मैंने पहले बताया है। हमास को रोकने वाला कोई नहीं है। एक तरफ इजराइल को तो रोकने के लिए सब खड़े हो गए, लेकिन हमास जैसे आतंकी संगठन को रोकने वाला कोई नहीं। वो किसी की सुनता नहीं है, नियम कायदों से परे है हमास। इसीलिए इजराइल ने अब यह तय कर लिया है कि वो लड़ेगा और किसी की बिना सुने लड़ेगा। जवाब नहीं दिया तो और हमले इजराइल पर संभव हैं। इसीलिए दुनिया भर से इजरायली देश आ रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको यह भी बताती हूं कि इजराइल के लिए जब ये निर्णायक लड़ाई है तो उसके लिए जो मापदंड है वो भी इजराइल खुद तय कर रहा है। गाजा का भूगोल बदल देगा इजराइल, ये इजराइल का कहना है। और इसके लिए वो लड़ाई जो लड़ेगा उसमें कोई कायदे कानून अब मानना नहीं चाहता। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट का जो बयान आया उसे सुनकर बहुत सी प्रतिक्रिया भी हुई है, लेकिन उन्होंने सीधे कह दिया कि हम युद्ध के सारे नियम अब खत्म कर रहे हैं। वॉर यानी युद्ध में अगर देश नियम मानते हैं तो वो सबके लिए होते हैं, लेकिन यहां जब हमास से लड़ाई है तो कैसे नियम और कैसे कानून। सैनिक किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब जो होगा उसके लिए हमास जिम्मेदार है। मिलिट्री कोर्ट में कोई केस हम दर्ज नहीं करेंगे, यानी कोई वॉर क्राइम्स नहीं। अब जो होना है वो होगा। हमास गाजा को बदलना चाहता था, लेकिन अब हम गाजा को 180 डिग्री बदल देंगे। हमास हमेशा इस बात के लिए पछताएगा कि उसने ये हमला किया। गाजा अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये प्रण, ये कसम इजराइल से आ रही है। हमास का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ हुंकार इजराइल की है, दूसरी तरफ वहां से मुस्लिम देशों की घेराबंदी है। ये रिपोर्ट देख लीजिए कैसे इस वक्त इजराइल को इस जंग से रोकने के लिए भी एक बड़ी मुहिम दुनिया भर में शुरू हो गई। ये रिपोर्ट फिर महाभारत। गाजा में बमों की बारिश हो रही है। हमास के गढ़ में हाहाकार मच गया है। इजरायलियों के कत्लेआम से आग बबूला हुए नेतन्याहू ने पूरे गाजा पट्टी को मलबे का ढेर बना दिया है। इजराइल और हमास के अस्तित्व की एक खौफनाक जंग क्या दुनिया का भूगोल बदल देगी? क्या विश्व के नक्शे से कोई एक ही बचेगा? अब की बार या तो इजराइल बचेगा या फिर फिलिस्तीन दुनिया के नक्शे पर नजर आएगा। इजराइल अब करो या मरो के मूड में है, तभी तो किसी की नहीं सुन रहा। उसे छेड़ने वाले हमास के अस्तित्व को मिटाने पर आमादा है। उसका साथ देने के लिए बाइडेन ने अपने विदेश मंत्री को भेजा। एंटनी ब्लिंकन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की और बताया कि अमेरिका हर हाल में उसके साथ खड़ा है। इसी से घबराए मध्य पूर्व के इस्लामिक देश एकजुट हो गए हैं। मिस्र में अरब लीग की बड़ी बैठक, 22 देशों के विदेश मंत्रियों का यह जमावड़ा लगा। इजराइल पर दबाव बनाते हुए कहा गया कि गाजा में खाना पानी सप्लाई बहाल किया जाए। सऊदी अरब ने कहा कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक बुलाई जाए, यानी 57 मुस्लिम मुल्क एक साथ जुट सकते हैं। जो सऊदी अरब पहले इजराइल के नजदीक आ रहा था, वो भी अब फिलिस्तीन का झंडा उठा रहा है। ऐसे भी हैं जो अपनी तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, वहां पर इंडस्ट्री चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह से आतंकवाद आए। लेकिन अगर हमास की कोशिश ये रहेगी कि पूरे मुस्लिम वर्सेस यहूदियों का झगड़ा हो जाए, मुस्लिम वर्सेस इजराइल का झगड़ा हो जाए, जो अलग अलग सिविलियन कैजुअलिटी दिखा के वो कोशिश करेंगे, पर अगर ऐसा होता है तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। तुर्की तो कह रहा है कि इजराइल एक देश के तौर पर व्यवहार नहीं कर रहा। उधर जो मिस्र अब तक शांति की बात कर रहा था, वो ही इस्लामिक गोलबंदी की मेजबानी कर रहा है। यहाँ तक कि इजराइल के खिलाफ दुश्मन भी साथ। सऊदी प्रिंस की ईरानी राष्ट्रपति से बात हुई। 45 मिनट तक दोनों की फोन पर बात हुई। सालों बाद पहली बार दोनों की चर्चा हुई। यानी इस्लामिक मुल्कों ने तय कर लिया है कि चाहे जो हो इजराइल को रोकना है। और ये पहली बार नहीं है। 1948 में इजराइल बनते ही उसकी घेराबंदी शुरू हो चुकी थी, जो अब तक जारी है। इसी के खिलाफ वो जंग लड़ता आ रहा है, कभी इन देशों से तो कभी ईरान के खड़े किए हमास और हिजबुल्लाह से। मगर अब वो हमास के समूल नाश की कसम खा चुका है। तभी तो ईरान दबाव बनाने के लिए तेल सप्लाई रोकने का प्लान बना सकता है। ईरान का वो ट्रेड ऑफ बैलेंस है कि कितना वो अपना तेल बेचना कम करे और दुनिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे तेल की कीमतों को लेकर के, राइट, वर्सेस
कितना वो तेल बेचे जो उसको अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए चाहिए। परंतु हाँ, ईरान तेल का कार्ड बिल्कुल खेल सकता है। ईरान सबसे बड़े कच्चे तेल के सप्लायर्स में से एक है। अगर वो तेल देना बंद करता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। यूरोप से लेकर भारत समेत पूरे विश्व में महंगाई बढ़ जाएगी। और इसी मौके को हथियार बनाकर क्या इस्लामिक मुल्क इजराइल ही नहीं अमेरिका समेत पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं अपने मेहमानों का परिचय पहले आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हैं, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अशोक सजनार जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, आप देख सकते हैं उन्हें स्क्रीन पर। आसिफ रमीज दाऊदी साहब हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट से, और शाहबुद्दीन रिजवी साहब है, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार शुरुआत में सबसे बड़ी खबर बताना चाहती हूं, क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से हो रहे हैं। भारत में इजराइल के राजदूत का बड़ा बयान, हमास को जड़ से मिटाना जरूरी है, उस पर काम भी कर रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात जो कही है, इजराइल हमले के पीछे ईरान, ISIS और हमास का हाथ है। यह जंग मिडिल ईस्ट में गेम चेंजर होगी, मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की साजिश है। अब सोचिए कि जो इजराइल के डिप्लोमेट है भारत में, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस जंग के पीछे हमास अकेला नहीं है, हमास, ISIS और ईरान, यानी खुलकर अब इजराइल ईरान का नाम ले रहा है और ईरान को इस जंग के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसका क्या मतलब है? ईरान को जंग के जिम्मेदार मानना, हमास को जिम्मेदार मानता है तो वहां बॉम्ब कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर ईरान को भी जिम्मेदार मान रहा है तो क्या करेगा? मैं एक बार जरा पहले गुरसिमरन के पास जा रही हूं, हमारे साथ सीधे इजराइल से जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, जरा आप तस्वीर दिखाइए। थोड़ी देर पहले आप जहां मौजूद थे वहां पर आर्मी अपने ऑपरेशंस के लिए तैयारी कर रही थी, इस वक्त आप कहां हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए सुचारिता, इस वक्त हम गाजा के बॉर्डर पर मौजूद हैं। जगह मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन यहां पर जो है सही एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इजराइल जो बड़ा एक्शन प्लान कर रहा है वो यहीं से एग्जीक्यूशन हो रही है। यहां पर आप देख पाएंगे तो कई तोपें जो हैं वो यहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। लगातार यहां से गाजा को अब टारगेट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहां पर बड़े पैमाने पर जो है फायर, जो आर्टिलरी फायर है वो गाजा के उन हमास के ठिकानों पर किए जाएंगे जहां पर वहां आतंकी छिपे बैठे। और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, हमें यह बताया गया है, क्योंकि तकरीबन जो है 150 के करीब टैंक यहां पर तैनात है। आप समझ सकते हैं कि यहां से टैंक एडवांस कर सकते हैं। ये वो जगह है। हमास में लगातार जिस तरह से आतंकियों ने बड़ा ठिकाना बनाया है, उस बीच बड़े ऑपरेशन को तैयारी जो है इजराइल डिफेंस फोर्सेस कर रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि चंद मिनटों में ही बड़े ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया जाएगा, यानी कि हमास के उन आतंकी ठिकानों की पिन पॉइंट लोकेशन इस वक्त IDF के पास मौजूद है। और IDF अब से चंद सेकंड या चंद मिनट के बाद ही यहां से बमबारी जो है वो शुरू कर देगा, यानी यहां से उन टारगेट्स को अटैक किया जाएगा जहां पर हमास के आतंकी छिपे बैठे हैं। विजय सुरेंद्र शाह आपको लगातार यहां से विजुअल्स दिखा रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन जो प्लान किया जा रहा है उस बीच किस तरह से तोप और आर्टिलरी यहां पर डिप्लॉय कर दी गई है। जंग के हालात क्या हैं वो सिर्फ आप यहां पे देख सकते हैं। बड़ी तोपें जो हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी पूरी जो है वो इजराइल की तरफ से कर ली गई है कि अगर अब पीछे हटने का समय बिल्कुल नहीं बचा। और यही कारण है कि अब और एक और देखिए, अब यहां पर जो है फायरिंग, एक बार फिर से आर्टिलरी फायर जो है वो यहां पर इजराइल की तरफ से किया गया है। हमास के इलाकों में यहां से आप जहां से धुआं उठ रहा है वहां से फायर को लॉन्च किया गया है। ये लगातार विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा रहे हैं। और ठीक देखिए आप, एक और फायर जो है वो यहां से किया गया है, आपको लगातार दिख रहा होगा धुआं जो आ रहा है। यहां से आर्टिलरी फायर जो है वो गाजा पट्टी के इलाकों में किया जा रहा है। और आप देखिए वहां पर सरहद के बिल्कुल पास भी जो है गाजा पट्टी पर के बिल्कुल नजदीक आप देख सकते हैं कि जो टैंक्स हैं वो पहुंच गए हैं, यानी कि बिल्कुल क्लोज डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है। ये आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त बिल्कुल सरहद के पास डिप्लॉयमेंट। और आप देखिए और जो है लगातार मोटार शेल्स और आर्टिलरी जो है वो फायर किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़े मोटार शेल्स जो है वो फायर किए जा रहे हैं। इजराइल की सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम
सिस्टम यहां पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह से यहां पर लगातार जो है हमास के आतंकी ठिकानों पर बड़े लॉन्चर्स जो हैं वो दागे जा रहे हैं, हैवी आर्टिलरी का उपयोग किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ऑपरेशन जो है वो ये होने वाला है। मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि वहां पर ठीक आपको सामने अगर दिखा पाए तो आप देखेंगे कि हमास के आतंकियों के जो ठिकाने जो ध्वस्त हुए हैं वहां से काला धुआं आपको निकलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि काफी दूर इलाका है, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी जो है वो यहां से है, जहां पर आर्टिलरी जो है वो स्ट्राइक कर सकती है। जिस तरह की हैवी आर्टिलरी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रिसिजन टारगेट्स हैं। लगातार यहां से बड़े रॉकेट्स और एक और रॉकेट जो है वो यहां पर फायर किया गया है। आप देखिए लगातार यहां पर बड़ी स्ट्राइक्स, आप समझिए बड़ी स्ट्राइक्स यहां पर हो रही हैं। किस तरह से सुरक्षा जो आईडीएफ है वो इस वक्त हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि पूरी सुरक्षा के साथ जो है वो विजुअल्स दिखाएं, क्योंकि हमास जो है हम उस बिल्कुल ठिकाने के पास मौजूद हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा पूरी लेते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फोर्सेस यहाँ पर एडवांस कर रही हैं। सबसे पहले कोशिश क्या है कि सरहद के पास जो आतंकी छिपे हुए हैं उन्हें निस्तनाबूद किया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ जो पिन पॉइंट प्रिसीजन टारगेट्स इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आतंकी जो बड़े कमांडर हैं उन्हें पहले ही मार गिराया जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल प्रधानमंत्री इजराइल की तरफ से यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से साफ कर दी गई है कि अब जो है प्रहार कड़ा होगा और सबसे पहले एक बार ये तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर रखिए महेश, ये बड़ी खबर जो गुरसिमरन इस वक्त दिखा रहे, तस्वीरें जरा फुल फ्रेम रखिए महेश, फुल फ्रेम रखाई, क्योंकि जहां से गुरसिमरन इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर आप तस्वीरें देख लीजिए, यहीं से गाजा पर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इजराइल के लड़ाके, इजराइल की सेना यहीं से स्ट्राइक कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, कहीं पर आपको ये तस्वीरें अभी नजर नहीं आई होंगी। गुरसिमरन वहां है जहां से इजराइल की सेना गाजा पर स्ट्राइक कर रही है, पिन पॉइंट स्ट्राइक्स यहीं से हो रही हैं। आपने पीछे देखा टैंक्स चल रहे हैं, पीछे वहां पर सैनिक हैं और यहीं से पिन पॉइंट स्ट्राइक्स गाजा पर हो रही है, जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। सीधा सवाल अब यहां से ये युद्ध जो शुरू हुआ है क्या निर्णायक मोड़ लेगा, क्योंकि इसके बाद इजराइल ने कह दिया ना वो कोई नियम मानेंगे ना किसी तरह का इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि जो हमास ने किया उसको किसने रोक लिया, उस पर किसने पाबंदी लगा दी। अब हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। मैं सीधे कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूं, जो कुछ कहा गया और इजराइल के राजदूत ने जो भारत में है उन्होंने कह दिया कि ईरान भी पीछे है, यानी बहुत क्लियर है कि क्या चाह रहा है इस वक्त इजराइल। मुझे थोड़ा एम्बेसडर साहब बायस्ड लग रहे हैं। कतार क्यों नहीं है उनके साथ लाइन में? लेबनान क्यों नहीं है उनके लाइन में? वो मुस्लिम ब्लॉक क्यों नहीं है उनके लाइन में? वाई ओनली ईरान? ईरान अपने आप में इसमें सबसे आगे है, लेकिन कतार भी तो उनके चेयरमैन को लगा के बैठा हुआ है। आपको लग रहा है बिना चेयरमैन के इस तरह का काम हो सकता है? चलिए कोई बात नहीं, जो उनका मतलब है वो पढ़ना चाहिए, चाहे वो नेतन्याहू हो चाहे वो कोई भी हो। उनका जब कहना है कि यस हम गाजा का नाम बदल देंगे, शेप बदल देंगे, ज्योग्राफी बदल देंगे, केमिस्ट्री बदल देंगे, ये सब बातें मुझे मंजूर है, लेकिन एक्चुअली वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि यस अब ये उनके खतरनाक इरादे दिखा रहा था अब तक। आज जो आप दिखा रहे हैं, जो आपका रिपोर्टर वहां से दिखा रहा है, ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है कि अगर इजराइल अपनी आर्टिलरी को फॉरवर्ड एरियाज में ले आया है, जैसे वो बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर है, दिस इज अ इम्पॉसिबल सिचुएशन, क्योंकि इससे वापस आना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। मैं अभी भी ग्रांट करूंगा इजराइल को कि आप फेंस तोड़कर दूसरी साइड ना जाएं, आप इसी साइड रहकर ऑपरेशंस कर पाए। ये एक मैं कहूंगा बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होगा, क्योंकि इसमें कैजुअल्टीज अभी भी कम होंगी। अभी भी इजराइल एक छोटी सी मॉरल वैल्यू लेकर चल रहा है। पिन पॉइंटेड टारगेट्स जो हमास के हैं, 4 बिल्डिंगों के बीच में सिर्फ 1 बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही है। दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग ह्यूमैनिटेरियन। पूरे अटैक से पहले आपने अनाउंस किया है कि आप जगह छोड़ दीजिए, हम अटैक करने वाले हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन फेस में मान लेता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप फ्रेंच क्रॉस कर गए, आप अपनी इन्फेंट्री को कमिट कर गए, तो जनाब ये समझ लीजिए एक ऐसा खौफनाक युद्ध होगा जो शायद नाजीज ने भी नहीं किया है।
क्योंकि जब मैं यही कह रही हूं कर्नल सिंह, मैं एग्जैक्टली यही बोल रही हूं, और प्लीज एक एक कर गेस्ट को लीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रही हूं आप तस्वीर बड़ी दिखाइए। ये तस्वीर इस वक्त किसी के पास नहीं है, यहां से यहां से बमबारी हो रही है। जो तस्वीर इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है, इसे जरा बड़ा करके दिखाइए महेश, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे दर्शक देखें, क्योंकि ये लाइव जो तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही है, गुरसिमरन वहीं से दिखा रहे हैं जहां से टारगेट शेलिंग हो रही है। गाजा पर इजराइल की बमबारी, लाइव तस्वीरें, टैंक्स देखिए वहां पर। ये बिल्कुल सरहदी इलाका है, और जिस तरह की डिप्लॉयमेंट की जा रही है उसमें यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस यहां से एडवांस कर सकती है, क्योंकि इस तरह की भीषण डिप्लॉयमेंट हमारी जो आईडीएफ के ऑफिसर्स यहां पर डिप्लॉयड थे, उनसे जब ऑफ रिकॉर्ड बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की डिप्लॉयमेंट कभी भी गाजा पट्टी के पास नहीं की गई, कि आपके तकरीबन 50 से 70 मीटर डिस्टेंस पे 200 जो आर्टिलरी टैंक है वो डिप्लॉय कर दिए जाएं। तो आप ये समझिए कि कितनी ज्यादा मैसिव डिप्लॉयमेंट जो है वो अब यहां पर इजराइल की तरफ से की जा रही है। इजराइल अब हमास को खत्म करके ही दम लेगा, ये ऐसा लगता है यहां पर इजराइल की तरफ से ठान लिया गया है, और यही कारण है कि सरहद पर टैंक्स जो हैं वो इस तरह से बिछा दिए गए हैं, टैंक्स की छावनी यहां पर बना दी गई है, और बिल्कुल सरहद के पास भी बड़ी तादाद में टैंक्स जो हैं वो तकरीबन 40 से 50 फीट के डिस्टेंस पर यहां पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं, जो बताता है कि अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो गाजा के जो गाजा में बैठे हमला जो आतंकी हैं हमास के, उनसे डरने वाली नहीं है। एक और टारगेट को हिट किया गया है, मैं बता दूं, लेकिन उस बीच में विजय सुरेंद्र से कहूंगा कि आपको दिखा दें कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो एक बार फिर इंडक्ट कर लिए गए हैं। ये अटैक हेलीकॉप्टर डबल इंजन जो कि अमेरिका में बने हैं, और ये खासतौर पर लगातार इनका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि जो सरहद के पास बैठे टारगेट्स हैं, क्योंकि ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इनका इस्तेमाल कर उन ठिकानों को जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। विजय सुरेंद्र आपको लगातार ये विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर्स की वो बात कर रहे हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है इस बॉम्बार्डमेंट में। विंग कमांडर बख्शी, आप जरा बताइए, आपने देखते ही तस्वीर पहचान ली, आप बोलना भी चाह रहे थे, जरा बताइए इस वक्त ये क्या हो रहा है, क्योंकि वहां अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। देखिए, जब वॉर की बात आती है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा था, जॉइंट एयर ग्राउंड एडवांस जब होता है तो कोऑर्डिनेटेड होता है। जो अटैक एयरक्राफ्ट होते हैं वो एडवांसिंग टैंक्स के आगे जाके बमबारी करते हैं, जो कि इंपेडिमेंट्स होते हैं, जो टैंक को रोकने के लिए जो शक्तियां बनी होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये अपाचे हेलीकॉप्टर इट्स अ फ्लाइंग टैंक बाय इटसेल्फ, बहुत हेवी इसका आर्मामेंट है, और वो जो एनिमी इंपेडिमेंट्स टैंक्स या आर्टिलरी गन होगी जो एडवांसिंग टैंक्स को रोकने की कोशिश करेंगे, पहले उनको ध्वस्त करेंगे। यहाँ पे टैंक अटैक हेलीकॉप्टर ही नहीं जा रहे, यहाँ पे उनके फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर भी होंगे जो इजरायलीज के होंगे, जो कि गाइड करेंगे टारगेट्स के ऊपर कि कहाँ टारगेट किधर है, आप उसको डिस्ट्रॉय करिए। और उनका कांटेक्ट टैंक कमांडर्स के साथ में भी है। अगर ज्यादा हैवी फायरिंग की जरूरत होती है तो उनके पास ग्राउंड अटैक हैवी फाइटर बॉम्बर्स भी हैं, वो अटैक करेंगे। वो जो क्लोज एयर सपोर्ट जो जिसको कहते हैं, वो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। अगर क्लोज एयर स्टार्ट हो गया है तो आप मान के चलिए कि टैंक को एडवांस करना ही है। अब और ये बात नहीं है, हाँ, और जो एक बात और आप कह रहे हैं, इंटरनल स्ट्राइक भी होगी, जहां से इजरायली, जहां पे हमास के लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, वहां पे भी हमारे फाइटर स्ट्राइक करेंगे ताकि वो फायरिंग बंद कर दें और हमारे अटैक जो इस साइड से जा रहे हैं वो अटैक कंटिन्यूअस रहे। तो इस समय आप वेल कोऑर्डिनेटेड एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन देख रहे हैं, पर उसके साइड में फ्लैंक्स में क्या हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये कौन सी मूव है। क्या ये रुक जाएगी और वहां से फ्लैंक से अटैक करेंगे? अब अभी उसकी ज्योग्राफी पता नहीं चल रही, बट जरूर कोई ना कोई इनके पास मनूरिंग सिस्टम, मनूरिंग प्लानिंग होगी जो वो कर रहे हैं। तो लेट अस वेट एंड वॉच एग्जैक्टली इसके आगे क्या निकलता है। ठीक है, मैं एक बार बड़ी खबर जरा बता देती हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि यहां पर जब इजराइल एक तरफ हमले कर रहा है और जहां से हमले कर रहा है वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। इजराइल ने सीरिया पर हवाई हमला किया है, सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो में हमला किया है। दमिश्क और अलेप्पो एयरपोर्ट्स पर यह हमला हुआ है। हमले के बाद दोनों एयरपोर्ट्स बंद हैं। सीरिया ने कहा है कि इजराइल ने बमबारी की।
अब सीरिया कह रहा है कि ये बमबारी हुई है, वो तस्वीरें भी दिखा रही हूं, और ये इजराइल ने सीरिया के इलाकों पर बमबारी की। अब जो बात कर्नल सिंह आप कह रहे थे कि व्हाई नॉट सीरिया, व्हाई नॉट अदर कंट्रीज, क्योंकि उनकी भी मिली भगत रही, और हम इसी घेराबंदी की भी बात कर रहे हैं जिसकी वजह से एक बड़ा पोटेंट डर नजर आता है कि इसके बाद क्या होगा, कौन बचेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने तो अब कसम खा ली है कि या तो वो या हम। मैं एक बार अशोक जी के पास जा रही हूं। अशोक जी, ये जिस तरह के युद्ध के हालात होते हैं उसमें हमेशा ये डर रहता है कि कौन बचेगा, कौन खत्म होगा, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है, मुझे बताया जा रहा है, अशोक जी हमारे साथ नहीं है, मैं दीपक वोरा जी के पास जा रही हूं, आप देख सकते हैं उन्हें। एम्बेसडर वोरा, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने ये कसम खा ली है, दुनिया भर से इजरायली वापस आ रहे हैं, दुनिया भर से, और वो इसीलिए आ रहे हैं कि उन्हें ये जंग लड़नी है अपने देश के लिए। मुझे लगता है ये एक ऐसी तस्वीर है जो सबको सिखाती है देशभक्ति क्या है, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ना। वो लड़ाई कैसी है उस पर जरूर टेक्स हो सकते हैं। आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर हमेशा की तरह शरीक होने का। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूं। हमेशा कहता हूं मैडम, आपको जब सुनता हूं ना तो कहता हूं ये मेरी मास्टर क्लास है, क्योंकि आपकी जानकारी बेमिसाल है और बाकी आपके जो एक्सपर्ट्स हैं। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूं, बहुत दूर हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी 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 बिल्कुल, बोलिए सर। जी, अभी आपने कहा कि बताया है कि इजराइल ने हमला किया है सीरिया के ऊपर। ये पहली बार नहीं है। जब इजराइल की स्थापना हुई थी 1948 में, तो अरब देशों ने मिलकर, उसमें सीरिया भी शामिल था, मिटाने की कोशिश की थी इजराइल को। 67 में जो हुआ था 6 डे वॉर, उसमें भी सीरिया का हाथ था। फिर योम किपुर वॉर जो 73 में, उसमें भी है, और अब भी कुछ कोशिश कर रहा है ये सीरिया नौटंकी करने की। मैम, आज जो खबर आई है ताजा पट्टी से, उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो हमास ने एक इजरायली महिला और उसके 2 छोटे बच्चों को छोड़ दिया है, और एक कुछ उनका कहीं से मैसेज आया कि गुडविल है। गुडविल नहीं है, आपको मार पड़ रही है, और अब आप बातचीत की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, गाजा पट्टी के अंदर मैं देख रहा हूं कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस और पोस्टर्स आ रहे हैं कि हमास, ये तुमने क्या कर दिया है, हम लोगों की क्या गलती है जो हम पर इस प्रकार का ये दबाव डाला जा रहा है, और इजराइल तो दबा के जवाब देगा। हाँ। फिर मैम, न्यूयॉर्क में एक बड़ी पुरानी बुद्धों की संस्था है, उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, अभी कभी कभी जिंदा हो जाती है फिर मर जाती है। उसके संयुक्त जो उसके महासचिव हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमें ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर चाहिए, हम ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस देंगे। और टाइगर, मेरी कोई सुनता तो है नहीं। ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस का क्या मतलब है कि इजराइल बम्बार्डमेंट बंद करे ताकि हमास रीग्रुप करे और हथियार ले। ये मैंने श्रीलंका में देखा, LTT जब भी सीजफायर होती थी वो अपने हथियार बनाने लग गए थे। तो इजराइल अब किसी की नहीं सुनेगा, और दुनिया के जितने डेमोक्रेटिक देश हैं सब इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। मैं अब ये भी सुन रहा हूँ कि मैं आप ही के चैनल पर देखता हूँ कुछ हमारे दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो बहुत इजराइल की आलोचना करते हैं। इनमें से शायद किसी को मालूम भी नहीं है पैलेस्टाइन कहाँ है। मैं तो आपका राजदूत रह चुका हूँ उस एरिया में, आई नो दैट हिस्ट्री बैकवर्ड्स। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि इजराइल माफ नहीं करेगा। भारत में बहुत से इजरायली आते हैं मिलिट्री सर्विस खत्म करने के बाद, अपना वो यहाँ पर हॉलिडे वगैरह करते हैं, ये सब दौड़ के वापस जा रहे हैं। 3.5 लाख रिजर्विस्ट। ये तस्वीर अपने आप में सर, बहुत से लोग, एम्बेसडर वोरा, बहुत से लोग ये जानते भी नहीं है कि किस तरह इजराइल ने अपने हर युवक को मिलिट्री ट्रेनिंग हमेशा दी है, और इसीलिए दी है कर्नल सिंह, क्योंकि वो जानते थे कि कभी भी इस तरह की परिस्थिति उनके लिए आ सकती है। मैं एक बार जरा, अगर आप मैप डालेंगे महेश वॉल पर, तो हम जरा जानना चाहेंगे वो मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इजराइल जैसा एक देश जो पूरी तरह से देशों से घिरा हुआ है, इसको चलाइए जरा कर्नल सिंह, अगर आप एक बार इधर आ जाएं मेरे साथ, क्योंकि मैं ये जरा समझाना चाहती हूँ। ये इजराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग हमेशा से हर युवक के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो क्यों है जरा इसको भी समझिए। क्योंकि एक देश यहाँ इजराइल जहां पर है, और उसका साइज सर हमारे केरल से भी छोटा है, सोचिए, और कैसे घिरा हुआ है वो 13 मुस्लिम देशों से जो उसके अस्तित्व को नकारते रहे। इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर मिस्र, लीबिया, सूडान, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, इराक, सीरिया, ईरान भी, और ये सारे देश इजराइल को मान्यता कभी देते नहीं थे। अब जाकर जब थोड़े रिश्ते बदलने लगे हैं कुछ देशों के साथ, तो वो भी खल रहा है। इसीलिए ये मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी है सर।
देखिए, अगर आप इजराइल में सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग को ढूंढ रहे हैं, वो तो अनाउंस्ड है। मैं कल एक डॉक्टर आर्गन है जो वहां पर इस समय टेल अवीव में है, फर्स्ट क्लास के बच्चे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कि अगर सायरन बज जाए तो आप अपने डेस्क के नीचे बैठ जाएं। ये रोजाना एक बार उनके स्कूल में रोजाना हर क्लास में होती है, फर्स्ट क्लास से ऊपर। आप इमेजिन करिए, आप तो ये तो ट्रेंड वाले की बात कर रहे हैं। ये जो बच्चे वापस आ रहे हैं वहां पर लड़ाई के लिए, ये इसलिए वापस नहीं आ रहे हैं कि उन्होंने जान देनी है, नहीं, इनकी ड्रिल है, इनके खून में है बचपन से कि मेरी कंट्री हमेशा तकलीफ में आएगी। देखिए, कोई जो आ रहे हैं ना, जो बच्चे, इनका चेहरा देखिए, ये दुख में नहीं आ रहे हैं। और सोचिए, जब जंग होती है तो लोग भाग जाते हैं, बाहर जाते हैं, दुख में नहीं आ रहे हैं, दुखी होकर नहीं आ रहे हैं, ये वॉलंटियर होकर आ रहे हैं। और एक छोटी सी मेरी अपील है गुरसिमरन से, गुरसिमरन को बोलो कृपया कर मानवता के तौर पर एक बार झूठ बोल दे कि ये आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट जो उसने दिखाई है, खौफनाक, डेंजरस, अल्टीमेट है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आज तक कभी इजराइल ने नहीं अपनाई है। और मैं कह रहा हूं आर्टिलरी ऑफिसर के तौर पर, अगर आप इस तरह की डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, आज ये समझ लीजिए कि रात नहीं, अभी होने वाला है कुछ, कभी भी कुछ होने वाला है। ये जो आपको दिख रहे हैं टैंक्स वगैरह, ये कभी ऐसे डिप्लॉय नहीं होते, ये बड़ा अनस्ट्रेटेजिक वे है। पता है क्यों है इनके लिए सक्सेसफुल? एयर नहीं है, इतने खुले में, इतनी आर्टिलरी, इतने गन्स, इतने टैंक्स, इतना सब कुछ लगाकर, और वो भी अगर गुरसिमरन बता रहे हैं तो मुझे मानने को मजबूर होना पड़ता है, एक नहीं 1.5 किलोमीटर दूर होंगे। सोचिए, ये इतने पास है। कर्नल सिंह, अगर हम वापस आ जाए, ये बड़ी खबर एक और बता देती हूं, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं, और ये तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई कि कैसे इजराइल घिरा हुआ है, और यहां पर इजराइल के लिए इसीलिए मारो या मरो की स्ट्रैटेजी है। बड़ी खबर बता दें, इजराइल जंग के खिलाफ ईरान ने मुहिम छेड़ दी है। ईरान के विदेश मंत्री इराक पहुंचे हैं, सीरिया और लेबनान भी जाएंगे। सोचिए, अब ईरान किस तरह एक्टिव हुआ है, सीरिया और लेबनान भी जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री। यानी ईरान के विदेश मंत्री सीरिया दौरा, और उससे पहले वो लगातार बयान भी देते आए हैं इजराइल को लिमिट करने के लिए, इजराइल को रोकने के लिए। हमने आपको बताया कि अरब लीग की बैठक हुई जिसमें इजराइल को रोकने की बात हुई, और इजराइल कह रहा है कि हम क्यों रुकेंगे। मैं आसिफ साहब एक बार आपके पास आ रही हूं, हम क्यों रुकेंगे? क्योंकि हमास को रोकने वाला कोई नहीं है, वो ना कोई कानून मानता है, ना कोई रूल मानता है, तो हम क्यों रुकें? मैं एक बार इसलिए आसिफ साहब आपके पास आ रही हूं क्योंकि हमास को रोकने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी होगी? कोई नहीं होगी। इजराइल को रोकने के लिए 22 देश खड़े हो गए यहां पर। देखिए, मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि जब बात होती है कि जब कहा जा रहा कोई नियम नहीं मानेंगे और हम तबाह बर्बाद कर देंगे, तो मुझे लगता है जितने भी सेंसिबल लोग होंगे जो इस बात को समझेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो हुआ वो गलत हुआ, मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बदले में जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं, जो कानून कोई चीज होती है, जंगल राज हम अगर बना देंगे पूरी दुनिया को, तो ये मामला कहीं से कहीं पे भी जा सकता है। तो हमें, मेरे हिसाब से, नियम को मानते हुए जो ह्यूमैनिटेरियन जो हम अभी कह रहे हैं ना कि बात के ये ऐसे क्यों हो रहा, वैसे क्यों हो रहा, बिल्कुल तबाह कर दो, मुझे लगता है इन तमाम चीजों के बावजूद भी इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना चाहिए, और ये समझने की कोशिश होनी चाहिए कि ये जो हमास है, क्या वो पूरा फलस्तीन है, और उसको क्रिएट किसने किया। अगर हिस्ट्री की भी, अभी दीपक जी खुद ही बहुत एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे डिप्लोमेट मौजूद हैं, वो अभी खुद कह रहे थे, हमने कई बार उनके साथ डिबेट्स किए हैं, लेकिन आज मैं जरा सा इसको ये समझना जरूर चाहूंगा कि अगर फलस्तीन को लोग नक्शे में कहाँ है नहीं भी जानते, लेकिन ये क्या हकीकत है कि नहीं कि हम इस इंसिडेंट्स को कहीं ना कहीं आइसोलेशन में नहीं देख सकते, लेकिन क्या फलस्तीन के जो एग्जिस्टेंस का मामला है या सर आइसोलेशन में देखने की बात, यही मैं बात कह रही हूँ आसिफ साहब, यही बात कह रही हूँ कि हमास को रोकने वाला कोई नहीं है, इजराइल को रोकने के लिए सब लोग खड़े हो गए हैं। यही सवाल है, इजराइल रुकेगा तो कहीं उसका अपना देश खत्म तो नहीं हो जाएगा, ये अस्तित्व का खतरा है। मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ, इजरायली रक्षा मंत्री ने नाटो के रक्षा मंत्रियों से भी बात की है। ब्रुसेल्स में नाटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। अब एक तरफ अरब लीग की बैठक है, दूसरी तरफ नाटो के मंत्रियों की बैठक हुई है। इजरायली रक्षा मंत्री ने नाटो से कहा है कि गाजा के आईएसआईएस का अस्तित्व मिटा देंगे। गाजा का आईएसआईएस यानी हमास, उसका अस्तित्व मिटा देंगे, हमास को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, ये कह रहे हैं इजराइल के मंत्री। और इजराइल अब हमास को अगर खत्म करने की बात करता है
तो ये बहुत से सवाल उठते हैं कि क्यों फिलिस्तीन के बाकी लोग भी उस क्रूरता की जद में आए, इस अटैक की जद में आए। सवाल जरूर उठता है, लेकिन नेतन्याहू और इजराइल के पास ऑप्शन क्या है, यह सवाल भी उठेगा। मैं एक बार विंग कमांडर बख्शी, क्या ऑप्शन है नेतन्याहू के पास? सबसे पहली बात है, नेतन्याहू साहब को ये अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया, मैं ह्यूमैनिटेरियन लॉज का इंस्ट्रक्टर हूं जिनीवा के लिए। मैं आपको बता देता हूं, कोई कंट्री ये नहीं कह सकता कि मैं जिनीवा कन्वेंशन का हनन करूंगा। ये बाय इटसेल्फ इज वायलेशन ऑफ जिनीवा कन्वेंशन। ये नहीं, या मैं रिप्राइजल में सिविलियंस को हलाक करूंगा। जिनीवा 1, 2, 3, 4 4 कन्वेंशन हैं और 2 प्रोटोकॉल्स हैं। इजराइल ने सब पे साइन किए हैं। इजराइल अगर ये कहता है तो उसके बाद में अगर इजराइल कोई भी गलती करता है या कोई उसने गलती की भी नहीं तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कटघरे में खड़ा हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को ये मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि काइंडली ऐसी स्टेटमेंट ना बनाएं। आपको जो करना है करिए और उसके बाद में आप बात करिए। और सेकेंडली, अगर नेटो कंट्रीज के आप मिनिस्टर से मिल रहे हैं और इधर इजराइल ईरान इस्लामिक कंट्री से मिल रहा है, क्या ये क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम दोबारा शुरू हो गया है जो हजारों साल पहले था? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सारे क्रिश्चियन कंट्रीज एक साइड में, सारे इस्लामिक कंट्रीज एक साइड में, और कुछ तटस्थ हैं। ये इसका नैरेटिव हम बड़ी चुप चुप करके बोल रहे हैं। देखिए विंग कमांडर बख्शी, इस वक्त जो कर रहा है, यहां पर रूस ने भी वहां जब हमला किया था तो बहुत से सवाल उठे थे। अब इंटरनेशनल लॉज की, अब नेतन्याहू जिस वजह से ये कह रहे हैं कि हम तो करेंगे, मैं उसके पीछे की सोच समझना चाह रही हूं, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं उनके लिए मारो या मरो वाली हालत है। जब आप बुरी तरह से घिरे हुए हैं, जब आपके ऊपर अटैक का एक और खतरा मंडरा रहा है, पहले ही इतना भीषण अटैक, और वो ऐसा अटैक जिसमें इतने इजरायली मारे गए, अब इसीलिए इजराइल कह रहा है कि हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। इस अल्टीमेटम के बाद जब तक बंधक नहीं लौटाएगा हमास, तब तक हुक्का पानी बंद रहेगा, बिजली पानी फ्यूल बंद रहेगा। इजरायली ऊर्जा मंत्री काट्स का यह बयान आया है, दुनिया हमें मानवता का पाठ ना पढ़ाए, लोगों को छोड़ने तक स्विच ऑन नहीं होगा, बिजली पानी ऑफ रहेगा, ना फ्यूल टैंक ना पानी का पंप चालू होगा। और वो कह रहे हैं कि हमास के कब्जे में करीब 150 बंधक हैं। उन बंधकों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। हमास की कोशिश यह उन बंधकों के चलते ट्रेड ऑफ करे, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कोई ट्रेड नहीं है, हम ना पानी देंगे ना बिजली देंगे। हमास के कब्जे में ये बंधक है, तो ये भी वो पहले कह चुके हैं। इजराइल की तरफ से यह भी कहा जा चुका है कि इन बंधकों को अगर मारने की भी धमकी देता है तब भी ऑपरेशन जारी रहेगा। तो आप सोच लीजिए इजराइल इसे किस तरह का खतरा देख रहा है। बड़ी खबर आ रही है, एक बार वो बता देती हूं। बड़ी खबर यह है कि बाइडेन और नेतन्याहू में 7 तारीख के बाद 5वीं बार बात हुई है। बाइडेन ने फिर इजराइल को मदद की बात दोहराई है। 5वीं बार बात हुई है दोनों नेताओं के बीच, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका अपना सपोर्ट प्लेज कर रहा है। लेकिन इस वक्त इजराइल उस तरह की स्थिति में है कि कोई सपोर्ट हो ना हो, ये लड़ाई तो हम लड़ेंगे। एम्बेसडर वोरा, अगर मैं एक बार इस बात को समझूं, ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब तक अगर आप ट्रेड ऑफ की भी धमकी देंगे बंधकों को लेकर, आप उन्हें मारने की भी बात कहेंगे, ये हमला तो होगा। क्या एम्बेसडर वोरा मुझे सुन पा रहे? आप मुझसे कुछ पूछ रही हैं? जी एम्बेसडर वोरा, इजराइल ने जो एक सीधे कह दिया है कि हम तो ये हमला करेंगे और हमें कोई रोकेगा नहीं, ना हम अब किसी की सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्या ये लग रहा है इजराइल को कि अगर वो रुकते हैं तो उनका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा? मैं जहां पर हूं, मैं क्षमा कीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, पर आपने ये पूछा है कि इजराइल अब क्या करेगा। मैम, इतना सीधा मैं आपको बता देता हूं कि अब ये जंग इजराइल और हमास के बीच में नहीं रही है। इजराइल ने सीरिया पर हमला किया, सीरिया तो वैसे ही बहुत प्रेशर में है, लेकिन एक चीज अब स्पष्ट हो गई है, ये जंग पूरी दुनिया और आतंक के बीच में है, और जीत पूरी दुनिया की होगी। जीत उन देशों की होगी जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, जो आजादी को पसंद करते हैं, जो शांति को पसंद करते हैं। सो इजराइल नाउ पूरी दुनिया, और मैम आज मैं आपको फिर कह देता हूं अपने दिल से, आज मैं इजरायली हूं, आज मैं यहूदी हूं, टुडे आई एम अ जू,
और अगर मुझे मौका मिले तो इन आतंकियों का नामो निशान मिटा देंगे। सो गो राइट अहेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम इजराइल, ड्राइव दीज पीपल इनटू द सी, ताकि दोबारा ये सांप किसी को डसने के लिए उठ ना सके। आपने जो बात कही है कि सांप किसी को डसने के लिए उठ ना सके, मैं एक बार आ रही हूं आपके पास सर, एक बार मैं रिजवी साहब के पास चली जाऊं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। रिजवी साहब माफी चाहती हूँ, थोड़ा देर से आ रही हूं आपके पास। यहां हिंदुस्तान में भी इस पूरी जंग को लेकर एक तरह से बटे हुए हैं लोग। आज एक चिट्ठी लिखी गई है और वो चिट्ठी जो सरकार को लिखी गई वो एक तरह से लोगों को प्रति उसमें भावना है और वो पसमानदा मुसलमानों की तरफ से लिखी गई कि उसमें जिसमें कहा गया कि जो कुछ हमास ने करा वो सरासर गलत है, उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, इस तरह के आतंकी कृत्य के साथ कोई मुसलमान खड़ा नहीं हो सकता। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि ये पूरी जो तस्वीर इस वक्त हिंदुस्तान में है, ये धर्म के लिहाज से देखी जाएगी या मानवता के लिहाज से? इस तस्वीर को मानवता के नाम से, इंसानियत के नाम से देखना चाहिए और इसको मजहब के नाम से नहीं देखा जाना चाहिए। हम भी हमास की हिमायत नहीं करते हैं, ना हमास की कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं, मगर ये इस्राएली जब इनको हिटलर ने मारा था तो दुनिया भर में घूमते फिर रहे थे और इनको कभी किसी ने एक कता ज़मीर भी नहीं दी। बैनुल अक़वामी रहनुमाओं के दबाव में फिलिस्तीन ने अपनी सरजमीन दी और अपने यहाँ बसाया और वहाँ जो मुआहदा हुआ उस मुआहदे की पासदारी इन्होंने ही की, मुखालफत की। इसके अलावा बैनुल अक़वामी बहुत सारे मुआहदे इन्होंने किए, अरब लीग से मुआहदे किए और मुस्लिम दुनिया से मुआहदे किए, जनेवा में मुआहदा किया। इसके अलावा बहुत सारे कानूनों की इन्हों पासदारी करना चाहिए थी, तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, मगर ये सब कुछ न करके वहाँ मस्जिद अक़सा में बराबर ये फिलिस्तीनियों को मारते रहे। जो हमास की जो क्रिया की प्रतिक्रिया आई है उसकी वजह थोड़ा सा ये है। देखिए रिजवी साहब, यही दिक्कत है, मुझे लगता है आतंकवाद को कभी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता है। आतंकवाद अपने आप में एक कातिलाना हमला है जिसके खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। ऐसे में अगर हर आतंकवादी कृत्य को हम, आतंकवादी घटना को हम कहते हैं तो प्रतिक्रिया में हुआ है, फिर तो सब जायज है, फिर तो प्रतिक्रिया होगी, फिर तो जायज है। ये कत्ल करना, ये बर्बरता करना, ये जायज हो जाएगा। इसको रोकना पड़ेगा और इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मैं एक बार हमास की हम हिमायत नहीं करते हैं, हमने हमास कर भी नहीं सकते सर, मुझे समझ नहीं आता कौन करेगा हमास की हिमायत, लेकिन हमास की सर हिमायत नहीं, इसे भी हिमायत करना कहेंगे अगर आप कहेंगे कि ये प्रतिक्रिया है। ये प्रतिक्रिया नहीं है सर, इंसानियत का कातिल है। फिलिस्तीनियों इंसानियत हम बताते हैं, फिलिस्तीनियों का भी कातिल कौन है सर? जिसने उनके पैसे आतंकवाद में लगा दिए, जिसने उनको इस जंग में धकेल दिया कि वहां अब बुरी तरह से फंस कर रह गए। और यहां इस वक्त इस जंग में धकेलने वाला कौन है, जरा सोच लीजिए। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूं, अमेरिकी विदेश मंत्री ने नेतन्याहू से कहा है, अमेरिकी विदेश मंत्री जो कि इजराइल में थे, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा जब तक अमेरिका है, इजराइल अकेला नहीं है, मैं एक यहूदी के तौर पर भी इजराइल आया हूं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एंटनी ब्लिंकन का। वो कह रहे हैं मैं एक यहूदी के रूप में आया हूं, यानी कि वो खुद को भी इजराइल की इस जंग में एक फेलो सोल्जर मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है कर्नल सिंह, जब ये कोई कहे कि मैं एक फेलो यहूदी हूं आपके साथ। ये जितनी बातें ह्यूमन राइट्स की हो रही हैं कि इजराइल ने ये कर दिया वो कर दिया, बिल्कुल किसी ने सही कहा, पुरानी बातें भूल जाइए। तो भूल जाइए ना, भूल जाइए कि आपको पिछले इतने सालों से बिजली, पानी, तेल मिल रहा था। भूल जाएं क्या? भूल जाएं 50 बच्चों की मौत, भूल जाएं वो 100 औरतों की मौत, भूल जाएं हम वो रेप। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आप ह्यूमन राइट का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूं आप ही लोग बड़े जिम्मेदारी से अच्छी बात कर रहे हैं, हमास के साथ नहीं है। हमास किसकी गोद में बैठा है? इजराइल की गोद में बैठा है, वो उसे सप्लाई कर रहा है, वो पैसे दे रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए सिर्फ कि अगर आप उसे टेररिस्ट मानते हैं तो वो हर जगह जहां वो बैठा है वो टेररिज्म की जगह है। अगर ईरान उसे ट्रेनिंग देता है वो टेररिस्ट है, अगर कतार उनके चेयरमैन को रखता है वो टेररिस्ट है। आप मुझे ये बता दीजिए कौन सी ह्यूमैनिटेरियन बात हो रही है कि हमास अभी भी अटैक कर रहा है? आप अगर वन साइडेड बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, रोकिए हमास को। क्यों नहीं पैलेस्टीन उसके अगेंस्ट अपराइजिंग कर रहा? सबसे बड़ी यही है कर्नल सिंह, और आपका जो गुस्सा है वो समझ में आता है। बात गुस्से की है ही नहीं, बात सही की है। बिल्कुल सही और गलत की बात करो। आई एग्री विद यू।
और इसीलिए मैं कह रही हूं, जब इजराइल ये कह रहा है कि हमें रोकने के लिए तो सारे देश खड़े हो गए हैं कि वॉर क्राइम नहीं होना चाहिए, आपको एक देश की तरह एक्ट करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमास के हमलों पर तो इन देशों में सेलिब्रेशन हो गए, वहां पर लोग सड़कों पर उतरकर उनके समर्थन दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क में कौन सेलिब्रेट कर रहा है? कौन रोकेगा? कौन सेलिब्रेट कर रहा है? हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को कौन रोकेगा? बल्कि उन्हें तो समर्थन देने के लिए, हथियार देने के लिए, पैसा देने के लिए आ गई हैं सरकारें। सवाल यही है, उन्हें अगर कोई नहीं रोकेगा तो शायद इजराइल भी रुकने वाला नहीं है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय। बहुत बहुत धन्यवाद।